चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन जी। मनीष सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस में। धन्यवाद मुकेश जी। मनीष सरीन जी, अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, अखबारों पर आप मौजूदा सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी मुद्दे को लेकर निशाना साधते रहते हैं। मैं बात अभी मौजूदा हालात जो हमारे विधानसभा क्षेत्र ढलौजी के हैं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, इस पर आपका जो रुख है, इस पर मैंने देखा है कई बार बहुत सारे आपने निशाने दागे हैं मौजूदा पार्टी पर भी, कांग्रेस विधायिका पर भी। इन सारे मुद्दों को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए मुकेश जी, बात मुद्दों की आ जाए तो ये बात कहीं अछूती नहीं है कि जिला चंबा पर पिछड़े होने का एक ठप्पा लगा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए, जिला चंबा वासियों के लिए शर्म की बात है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है। मैं बिलोंग करता हूँ डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से, और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में भी बराबर का ही पिछड़ापन है जितना बाकी के विधानसभा क्षेत्रों में है डलहौजी जिला चंबा की। डलहौजी के अंदर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आती हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए था, काम नहीं किया गया। सॉलिड पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई, कोई ठोस नीतियां नहीं बनाई गई, जिस वजह से हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा तो खैर पूरा जिला है, लेकिन बात हमारे विधानसभा क्षेत्र की पहले कर लेते हैं। प्राथमिकता तो हमारी पहले हमारा विधानसभा क्षेत्र ही है। बात कर लें स्वास्थ्य प्रणाली की, हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डॉक्टर्स नहीं है जी। कहीं इक्का दुक्का डॉक्टर्स मिलेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप इतना ही समझ के चलिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2024 में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। तो हम इस आधुनिक दौर में अपने आप को कहां पर अगड़ा मान रहे हैं, और इसकी कुछ वजहें होंगी। वजह वीक पॉलिसीज या नेग्लिजिबल पॉलिसीज जो पहले विधायक रहे हैं, या शासन प्रशासन को मिलकर चलना होता है। अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र को या किसी जिले को या किसी भी इलाके को आगे तरक्की की ओर लेकर जाना है, विकास की ओर, तो उसके लिए एक ठोस नीति निर्माण की जरूरत होती है, जो कि पहले के शासक भी नहीं कर पाए। मेरा तो ये मानना है, जिस वजह से हम पिछड़े। और ना ही अब के जो विधायक हैं, 1.5 साल हो गया हम देख रहे हैं, लेकिन हमें कोई सॉलिड पॉलिसी मेकिंग नजर नहीं आती है उनकी तरफ से भी। और ये सिर्फ मैंने आपसे स्वास्थ्य की बात करी। शिक्षा की बात करते हैं तो 2-2 कमरों में कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। अपनी पीठ कागजों के बेसिस पर थपथपाना बहुत आसान है। हमारे पास आरटीआई के माध्यम से बहुत सारा डेटा पड़ा है, और आए दिन कोई ना कोई स्कूल या कोई ना कोई अभिभावक ये संघर्ष में रहता है कि हमारे बच्चों के पास प्रोफेसर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। ये रही शिक्षा की बात। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में ढलौजी में बस अड्डा नहीं है। इतना सिर्फ नाम मॉडर्न होने से कुछ नहीं होता ना। ढलौजी एक खुद में एक विश्व प्रसिद्ध जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर आईएसबीटी नहीं है। ये रही कनेक्टिविटी। एयर स्ट्रिप होनी चाहिए थी अब तक, जहां तक मैं सोचता हूं, जिससे हमारे क्षेत्र के चाहे उद्योग था, पर्यटन था, कनेक्टिविटी बढ़ने से इलाके में तरक्की होती है, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। सड़कों के जाल की हालत तो मैं क्या ही बताऊं। तो ये क्षेत्र अपने भूगोल की वजह से नहीं पिछड़ता, अपितु रिसोर्सेज ना होने की वजह से पिछड़ता है। और रिसोर्सेज लाने का काम शासन और प्रशासन का मिलके होता है, जो कहीं ना कहीं पुराने शासक और नए शासक मिलके इस मामले में फेल आउट कर गए हैं, मेरा ये मानना है। तो आप ही बता दीजिए कि जो विधानसभा क्षेत्र डलहौजी है, इसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है? मुकेश जी, मैं बार बार एक ही शब्द पर जोर देता हूं, एक ही पॉइंट पर जोर देता हूं कि नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग किसी भी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नीति निर्माण कैसे होता है, ये भी मैं अब आपसे बात करता हूं। मैं बार बार एक बात और बोलता हूं कि शासन और प्रशासन को हैंड इन हैंड चलना पड़ता है जी। एक दूसरे के साथ सट के चलना होगा, तब जाके कहीं किसी क्षेत्र का विकास होता है। बाकी हिमाचल के कई ऐसे जगह क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, क्योंकि वहां पर शासन और प्रशासन एक साथ चलता था। अब शासन और प्रशासन कैसे एक साथ चलेगा? प्रशासन खुद से पॉलिसीज नहीं बना सकता और शासक खुद से पॉलिसीज नहीं बना सकता। जी।
सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है शासक का, यानी कि जो लीडर होगा क्षेत्र का वो ऑब्वियसली विधायक होगा अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें। बिल्कुल। और इसमें ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो मैं आपको बताता हूं इसका प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले आपका जो भी शासक होगा, मैं शासक वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ लोग ऑफेंडेड फील करेंगे, लेकिन शासक को शासक ही बोला जाएगा, आप वहां का विधायक भी कह सकते हैं। शासक को पहले मुद्दे पता होने चाहिए कि मेरे क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं जो ज्वलंत हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिन्हें हमें सुधारने की जरूरत है। दूसरी चीज, लीडर का विजन कि मुझे सुधारना है, मैं किन तरीकों से उसे सुधार सकता हूं। तीसरी चीज, प्रशासन के साथ उसकी ट्यूनिंग, उसका संपर्क। जी। हमें मुद्दे पता होंगे, हमारे पास विजन होगा, हम लोग चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, आईपीएच है, बिजली बोर्ड है, चाहे वन विभाग है, चाहे अग्निशमन विभाग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र तो हर एक फील्ड में ही संघर्षरत है। किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मुद्दे भी आ गए, विजन भी आ गया, फिर हमने उस कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, हमें उनके साथ बैठकर एक ब्लूप्रिंट बनाना है कि हम लोग इन प्रॉब्लम्स को आसानी से कम खर्चे में जल्दी से जल्दी कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, डीपीआर तैयार होती हैं, एंड देन मौजूदा सरकार से, मुख्यमंत्री से या कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट रहेगा वहां से फंड्स इशू करवाए जाते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट्स में दम है तो आपको विपक्ष में बैठे भी फंडिंग हो जाती है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये क्लियर करना चाहूंगा कि एक बड़ी एक मिथ्या बनाई गई है कि हमारे यहाँ के शासक पहले रहे भी हैं और अब के भी जो है, बहाना बहुत अच्छा है, मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 5 साल छुट्टियों पर रहूंगा। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, जो भी विधायक हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जो ये बात करते हैं कि मेरी सरकार नहीं, आप अच्छी डीपीआरस बना के जाइए, क्यों मुख्यमंत्री आपके प्रोजेक्ट्स को लेट डाउन करेंगे? ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की, झूठ बोलने की बातें हैं सारे प्रोजेक्ट्स। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, जो विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स आजाद उम्मीदवार को जितवा देते हैं, उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रही फिर 5 साल, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाते हैं जिन्हें काम नहीं करना। अगर पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर रहेगी तो विधानसभा क्षेत्र 5 साल में भी तरक्की कर जाता है। इस पर आपने अपने बिहाफ पे कितनी बार जो है वो जो स्कीमें बना के हैं जो गवर्नमेंट को दी हैं या मांगे रखी हैं गवर्नमेंट के आगे, और कितनी जो मांगे हैं वो पूरी हुई हैं, इस पर कुछ बताएं। जी देखिए, बनीखेत के अंदर एक डिफेंस का टोल बैरियर था जी, जो मैटर तो प्रदेश सरकार का था भी नहीं। हम तो ये भी नहीं, हमारा तो एक भी विधायक नहीं है, हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि हमारा कोई एक आधा हम विपक्ष में है या हम जीत के आए हैं। हम तो यहाँ हारे हुए, हमने विधायकी लड़ी है, हम हारे हुए, लेकिन फिर भी हमने वो एजेंडा, डिफेंस मिनिस्ट्री, उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर सम्माननीय राजनाथ सिंह जी थे, हमने उन्हें अप्रोच किया और उनकी मदद से हम लोगों ने बनीखेत का डिफेंस टोल बैरियर जो था उसे हमने पूरी तरह से निरस्त करवाया। उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी और उस समय केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमने उनसे एयर स्ट्रिप की मांग करी। जबकि हम हिमाचल में वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, हम तो कहीं पे भी नहीं है, हम तो हारे हुए हम हारे हुए विधायक जरूर कह सकते हैं, जीते हुए ऑपोजिट पार्टी के विधायक नहीं है। और पिछले वित्त वर्ष में जो 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स जो कंट्री के टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए जी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने अलॉट किए थे। उसके तहत हम लोगों ने डिमांड की थी कि हम भी टियर 2 टियर 3 राउंड में आते हैं, हमें भी उन 50 में से एयर स्ट्रिप दी जाए, जिसका हमारे पास बाकायदा जवाब पड़ा है। हमें जवाब सेंट्रल एविएशन मिनिस्ट्री से आया था कि हम आपको एयर स्ट्रिप जो है वो मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन के बगैर हम आपको नहीं दे सकते, अदरवाइज आपको वो दिया जा सकता है, लेकिन हम आपको वाटर एरोड्रोम देते हैं, जो हमारा अभी कुछ महीने पहले अलॉट हुआ था, इलेक्शन से पहले, इस जनरल इलेक्शन से पहले हमने न्यूज़पेपर्स में भी दिया था। वही चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी को मार्क की गई थी, यह अभी भी पेंडिंग है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाइए और चंडीगढ़, डलहौजी चंडीगढ़ की वाटर एरोड्रोम पे जो फ्लाइट हमारा सी प्लेन चलना था वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा हमने नशा बढ़ रहा है बनीखेत के अंदर, इस पूरे क्लस्टर में सबसे ज्यादा नशा जो है वो डलहौजी बनीखेत रीजन में है। इस चीज को मद्देनजर रखते हमने एनसीबी और माननीय होम मिनिस्टर से एनसीबी की चौकी की मांग करी थी, जो भी अभी अंडर प्रोसेस है, उसका भी हमें जवाब आ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमें वो एनसीबी की चौकी भी मिल जाएगी।
इस तरह से अगर मैं आपको सारे काम गिनाने लगूं तो शायद समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग पावर में रहे बगैर भी करवाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। 6 से 7 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से के विकास से रिलेटेड, वो हम बहुत जल्दी जाएंगे और बहुत जल्दी मीडिया में आएगा। आपको सब डिटेल हम लोग सारे मीडिया के साथ शेयर करेंगे। जी, एक मुद्दा जो हमारा जो रहा है हमेशा सुर्खियों में, विकास में जो हमारा पर्यटन जो है, ये हमारा काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। जिला चंबा का जो पर्यटन है, डलहौजी हमारा विश्व प्रसिद्ध जो है वो डेस्टिनेशन है। पूरे संसार में डलहौजी को एक अच्छे नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं कुछ देखता रहा हूँ या पीछे कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो डलहौजी है यहाँ टूरिस्ट आना कम हो गए हैं। कुछ एक ऐसे मुद्दे रहे हैं जैसे कि अभी हाल ही में पंजाब में जो टूरिस्ट आए थे उनमें कुछ लोकल्स को लेकर झगड़ा हो गया। इस बारे में माफ़ कीजिएगा, जो हमारे लोकल्स और पंजाबियों में झगड़ा हुआ, इसमें मौजूदा जो विधायक थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो विधायिका रही हैं उनकी भी कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन मैंने देखा कि जो आम आदमी पार्टी है, आप ही ने जिला में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आप ही क्यों, मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बात को। देखिए, पहले मैं आपकी इसी बात से शुरू करता हूं जो आपने ये पंजाब वाला जो दंपति के साथ, NRI दंपति के साथ जो मारपीट का प्रकरण हुआ था। देखिए, बड़े दल इसमें क्यों नहीं कूदे, इस पे तो मैं यही कह सकता हूं कि शायद उन्होंने जरूरत नहीं समझी होगी, इस मामले को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा होगा कि शायद उन्हें जरूरत नहीं लगी। स्पेशली डलहौजी में जो पर्यटक हैं वो हर साल घटते चले जा रहे हैं। इसके कारण है, और इसके कारण यह है कि पहले भी मैंने बोला, मैं दोबारा बोलूंगा, यहां पर एक्टिविटीज के नाम पर डलहौजी में क्या है। कोई गवर्नमेंट का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गवर्नमेंट का कोई वेंचर हो, कोई वाटर एक्टिविटीज, कोई एडवेंचर एक्टिविटीज, कोई कैंपिंग साइट्स या कुछ ऐसा जो हमें बाकी हिमाचल के पर्यटन स्थलों में देखने को मिलता है, कुछ नहीं। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात मैंने पहले करी, मैं अब भी करूंगा। ISBT तक नहीं है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में। एयर स्ट्रिप होती तो शायद यहाँ का पर्यटन किसी और ही मुकाम पर होता। ये रहे कनेक्ट। हमारे रोड्स की हालत ही देख लीजिए, जो पठानकोट से डलहौजी को कनेक्ट करता है। जिस समय प्रदेश में 4 लेन्स 8 लेन्स की बात चल रही है, उस समय हम लोग अपने बेसिक रोड से ही संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी जो कंडीशंस रहेंगी, ऐसे में पर्यटक दूसरी बार डलहौजी क्यों आना चाहेगा? इसके लिए हमें विकास की जरूरत है, और वो उस विकास के लिए नीति निर्माण की जरूरत है। एक मैं आपसे एक बात मैं आपके द्वारा जो है दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। 2023 मार्च में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले थे चंडीगढ़ में वाटर सेस के मसले को लेकर। जी, मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 रोपवेज ऑफर किए थे, जिसमें एक श्री अनंतपुर साहब से श्री नैना देवी और दूसरा पठानकोट से डलहौजी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एक शुरू हो चुका है, जो है श्री अनंतपुर साहब से श्री नैना देवी, क्योंकि वहां के विधायकों ने इंटरवीन किया और दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करके अपना प्रोजेक्ट थ्रू करवाया। लेकिन डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक और शासक कह लूं, शायद इन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना जरूरी नहीं समझा जिससे कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन को नई उड़ान मिलती, उसे पंख मिलते। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो पर्यटकों का अगर यहाँ आवागमन बढ़ाना है तो हमें डलहौजी के टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, और फिर से मैं कहूंगा उसके लिए ठोस नीति निर्माण की जरूरत है। इसके लिए जो हमारे विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी कार्यरत हैं टूरिज्म को लेकर, और हेलीपोर्ट जैसी जो सुविधाएं हैं उनसे डलहौजी को सुसज्जित किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, बताएंगे कुछ? अगर वो किसी भी फील्ड को लेकर कुछ भी कर रहे होते तो शायद मैं यहाँ बैठकर आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। सिर्फ बात करना और जमीन पर किसी प्रोजेक्ट को उतारना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन हेलीपोर्ट या कोई ऐसी सर्विस वो लेकर आएंगे, सबसे पहले हम उसका स्वागत करेंगे।
है, मेरा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो मैं किसी एक को कैसे दोष दे दूं? इसमें सबके सब बराबर के जिम्मेदार हैं। इससे पहले 3 बार 15 साल भाजपा के सांसद यहाँ से रहे भी हैं, यहाँ से गए भी हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि शायद उंगलियों पर भी मैं वो बातें कर पाऊं, गिन पाऊं कि कितनी बार जिला चंबा का जिक्र जो है वो संसद के पटल पर हुआ, ना मात्र के बराबर। लेकिन जब ये सांसद यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चंबा में वोट मांगते हैं, तो सेम ही मुद्दों पर वोट मांग के जाते हैं, जैसा इस बार डॉक्टर अजीत भारद्वाज ने भी वही किया है। लेकिन डॉक्टर अजीत भारद्वाज पे मैं अभी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमें उनका विजन डॉक्यूमेंट, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं चंबा को लेकर, वो हमें जाननी है कि क्या वे भी पिछले 3 सांसदों के जैसे ही हैं, या फिर ये इस बार शायद चंबा के लिए कुछ कर दें। इसके उपरांत मैं ये कहूंगा कि जो पहले के 3 सांसद जो यहां से कंटिन्यूस जो जीतते रहे, सांसद निधि के तौर पर एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट जो है वो एक संसदीय क्षेत्र को मिलता है। मुझे तो नजर नहीं आता कि जिला चंबा में कोई डेडिकेटेड प्रोजेक्ट सांसद निधि से, एमपी लैड से लगाया गया, बल्कि इन 3 सांसदों की कड़ी मेहनत से जो जिला चंबा है वो आकांक्षी जिला में स्लिप कर गया, तो हम और पिछड़ गए। इसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो महत्वाकांक्षी जिला यानी कि जो ये जिस में हम लोग स्लिप कर गए थे, एस्पिरेशनल जिला के पैकेजेस आते हैं, मुझे तो जिला चंबा में वो भी कहीं लगे हुए नजर नहीं आते हैं। तो जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र खासकर हमारे पिछड़ने का जो कारण है वह ये सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक सब ने मिलजुल कर जो है हमें इतना धकेला, क्योंकि सबसे पुरानी रियासतों में से एक चंबा है। अगर हम ऑर्गेनिकली भी ग्रो करते तो भी शायद कईयों से आगे होते। इसका अर्थ यह निकलता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे शासकों ने, जिसमें कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बहुत सी अच्छी पोस्ट से जिला चंबा के पास थी, हमारे शासकों ने, चाहे वो किसी भी दल के थे, उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा लगाकर जोर लगाया, इसे डिप करवाने में जोर लगवाया, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक भी बढ़ते तो आगे चले जाते, तो ऊपर तो क्या ले जाना था, इन्होंने हमें उल्टा नीचे की ओर धकेला। आम आदमी पार्टी का हमेशा कृषकों, बागवानों से खास संबंध रहा है, और जिला चंबा की कृषकों और बागवानों के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जिला चंबा में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारा अब बात जब बागवानों की हो गई है, हमारे यहाँ पर फ्रूट जो है वो हम इसे फ्रूट बास्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमारे यहाँ पर फ्रूट, हनी, वूल, इस तरह की बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर खासकर मैं सिर्फ बागवानों की बात करूँ या किसानों की बात करूँ तो हमारी सब्जी एक्सपोर्ट क्लास की सब्जी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम इसे कंपेयर करें सोलन की सब्जी मंडी के साथ, या सोलन की सब्जी के साथ, या शिमला के सेब के साथ, हम लोग वो कई जिले मिलकर जितना प्रोड्यूस करते हैं और जिस क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं, जिला चंबा अकेले उस लेवल का प्रोड्यूस कर सकता है अगर हमारे किसानों और बागवानों को वो रिसोर्सेज और वो इक्विपमेंट्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जिला चंबा बागवानों और किसानी के मामले में हम लोग सबसे आगे होंगे। और मैं इसमें फ्लावर्स को भी गिन रहा हूं, सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स को नहीं। धन्यवाद। ये थे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह जी से खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।